जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। और ये वीडियो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपवर्तन और अपवर्तन के नियम ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले बोर्ड्स में भी ये पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार देख लेंगे ये अच्छे से याद हो जाएगा, और एक बार याद हो गया तो ये पूरा नंबर आपको बोर्ड में देकर ही जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अपवर्तन होता क्या है, क्योंकि अगर बोर्ड में आएगा तो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, फिर आपको चित्र बनाना पड़ेगा, फिर आपको अपवर्तन के नियम लिखने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ें हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। किससे हो जाता है? अपने पथ से विचलित हो जाता है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। एक बार फिर से हम देखेंगे। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। जैसे कि मान चलिए कि यहाँ पर हवा है और ये नदी है, तो नदी और हवा के बीच जहाँ पर नदी और हवा का मिलन होता है उसको हमने मान लिया एक तल है। ये यहाँ पर देखेंगे, ये हवा से जब प्रकाश आया तो नदी में जाना था इसको सीधा, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी ओर झुक गया और इधर से इस रास्ते से ना आने के बजाय इस रास्ते से आया, यानी कि अपने एक्चुअल जो इसका पथ है उससे विचलित हो गया। तो ये घटना क्या हो गई? अपवर्तन हो गई। अब इस चित्र को समझिएगा, क्योंकि पेपर में ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, बिना चित्र बनाए नंबर नहीं मिलेगा। तो चित्र कुछ ऐसा है कि हमने एक लाइन खींच दिया। लाइन इसलिए खींचा क्योंकि हमें दिखाना है कि ऊपर हमारी हवा है, नीचे हमारा कांच है, नदी है, जल है, कुछ आप लिख सकते हैं। यानी ऊपर सरल माध्यम है, नीचे कोई अलग सा विरल माध्यम है। तो जब हमने प्रकाश को ऐसे डाला तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक तो ठीक था सब कुछ, लेकिन जहाँ पर माध्यम चेंज हुआ इसका रास्ता भी चेंज हो गया। इसका रास्ता ये हल्का सा इधर झुक गया, तो ये झुक गया, इसका रास्ता बदल गया, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, एक होता है सरल माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। विरल को हम सघन माध्यम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सघन माध्यम भी कह सकते हैं। सघन मतलब घना माध्यम। तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो सघन माध्यम में वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये बीच में एक अभिलंब खींचा गया है, ऐसे लाइन ये प्रकाश आएगा। अगर यहाँ पर ये सघन माध्यम होगा तो ये इस ओर झुक जाएगी। अगर ये विरल माध्यम होगा तो ये उस ओर चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। जैसे कि अगर हमने इधर से इधर डाला तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब हम उल्टा अगर कर दें, हम पहले कांच में डालें फिर हवा में जाए, तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या हुई? ऐसे है, तो ये अभिलंब से दूर हो गई। यानी सिंपल सी भाषा में, अगर प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब के साथ हो जाएगा। अगर सघन माध्यम से जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। चित्र आप बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, M1 M2 लिखेंगे, एक अभिलंब बनाएंगे बीच में डॉट डॉट करके, ऐसे रेखा खींचेंगे। ये आपतित किरण है, यहाँ के बाद दिखाएंगे इस रास्ते से जाना था लेकिन इस रास्ते से ये गई है, तो आप ऐसा इसको दिखा देंगे, इस रास्ते से जाना था और जहाँ पर गई है इसको आप दिखा देंगे। ये हो जाएगी आपतित किरण, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, और तीनों पॉइंट जहाँ पर हैं वो हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। ऊपर लिख देंगे आप सरल माध्यम वायु लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे कांच विरल माध्यम। अगर आप चित्र को रट लेंगे तो ये आपका काम हो गया। समझ जाएंगे एक बार अच्छे से, आपका काम हो गया। अब थोड़ा नियम लिखना होता है। नियम आसान है। नियम क्या है? पहला नियम है इसका कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपतित किरण यहाँ पर आई, अपवर्तित किरण यहीं से गई और अभिलंब भी यहीं से गया, और ये तल M1 M2 इसी तल से सब काम हो रहा है। तो तीनों चीज़ें कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं, एक ही तल पर तीनों चीज़ें स्थित हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा दूसरा नियम, ये बोलता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है? इसका अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या यानी कि आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक हो जाएगा। अगर आप सरल लिखेंगे इसको
तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू 1n2, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, या लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 पहली किरण की तरंग दैर्घ्य बटे नीचे वाली किरण की तरंग दैर्घ्य, या फिर आप n2 बटे n1 कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इनमें तीनों में चारों में किसी तीन का आपको मान पता है तो चौथे को आप मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा इसका बटा कांस्टेंट रहेगा। आई आर लेना कहाँ से, ये आप देखेंगे तो ये आपका अभिलंब है, ये लाइन बीच वाली, आपको सभी कोण यहीं से लेने हैं। जैसे कि आपतित किरण है, आपतित किरण से कोण आई बन रहा है, तो ये अभिलंब से हम जोड़ेंगे, ये कोण हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा। अपवर्तित हो रहा है तो इसको भी हम अभिलंब से ही कोण लेंगे, ये हमारा अभिलंब से लेंगे तो ये कोण हमारा हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो आप पहले अपवर्तन हेडिंग डालेंगे, पूरा इसको आप परिभाषा लिखेंगे अच्छे से, फिर बीच में चित्र बनाएंगे, चित्र आप पेंसिल से बनाएंगे, फिर आप नियम लिख देंगे। पहला नियम लिख देंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। फिर आप लिखेंगे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और ये आप इतना लिख देंगे। ये नहीं आएगा, इसको आप भूल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा। ये भी लिख देंगे तो पूरे में से पूरा नंबर आपका फिक्स है। फिलहाल यही था इस वीडियो में। कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।